नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समूचे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब कल जो कथानक जारी हुआ था भारतीय अवाम ताकत दल का और उसमें एक IAS अधिकारी थी, दुर्गा नागपाल की बात कही गई थी और इस बात को समझाने की कोशिश की गई थी कि दुर्गा नागपाल जैसे और अधिकारी ये संघ लोक सेवा आयोग प्रदान करे, ये उसकी जिम्मेदारी है और बाकी जो ब्यूरोक्रेसी का जो ब्यूरोक्रेसी है वो नागपाल के नाम को भुनाए नहीं बल्कि उसके जो है बल्कि उसके बताए हुए रास्ते पर चले और चलने की कोशिश करें, तभी जाकर के वो देश का भला होगा। और इसके लिए कुछ भारतीय अवाम ताकत दल ने उसी एपिसोड में बताया गया था कि नैतिक शिक्षा का किस तरह से जो है अपने जो है शिक्षा की जो व्यवस्था है और वो भी प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और नौकरी में भर्ती तक जो है और जो उच्च किस्म की जो सेवाएं हैं सिविल सर्विसेज या IAS और PCS में जो है वो नैतिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा में भी बताया गया था कि उसके दो भाग होंगे। एक तो अपने जो संत महात्माओं और इस प्रकार जो संत जो कवि हैं उनकी वाणियाँ जो कि मानव केंद्रित हों। बताया गया था कि हमारे कुछ व्यवहारिक तरह के जो संत हैं जो कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से ही यानी वो अच्छी बातें और मानवता केंद्रित और इंसानियत की इज्जत करने वाले उसकी खिदमत की बात करने वाले जो है इस तरह के संत हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस, नानक, कबीर और सूफी संत जो हुए हैं ये और संत रविदास। तो ये जो संत है, संत रविदास और सूफी संत और नानक, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, ये सभी लोग जो है मोटा मोटी कुल मिलाकर के गए बाय एंड लार्ज ये लोग जो है मानवता केंद्रित जो है इन्होंने वो रास्ता दिखा है कि भाई अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो रूटीन हमारा एक्टिविटी रहती है, रोज़मर्रा की जो अपनी ज़िंदगी है उसका आचरण करते हुए कैसे हम उसका पालन करते हुए कैसे हम अपने आचरण और व्यवहार और सोच और आपसी आचार व्यवहार को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, अपनी आत्मा को कैसे शुद्ध कर सकते हैं और उससे अपने परिवार
अपने समाज, अपने 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 देश का भला कर सकते हैं। ये तमाम बातें इन संतों से भी मिलती है। और उसी प्रकार कुछ जो संत के स्तर के कवि भी हैं, जैसे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रहीमदास हैं और रसखान हैं। तो इनकी जो है कुछ पंक्तियाँ जो 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 मानवता केंद्रित हों, हाँ, और ह्यूमैनिटी सेंट्रिक हों, इन बातों को समावेश करके और दूसरा और उस नैतिक शिक्षा का दूसरा भाग ये था कि जो हमारे अमर शहीद जैसे परम आदरणीय हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गंडिलू, इनकी भी जो जीवन कथा, लाइफ हिस्ट्री का भी भाग, तो बच्चों की मानसिकता में उसके मानस पटल पर ये जो है एक तो मानवता केंद्रित बातों का और अपने देश के प्रति भक्ति का भी, ये दो भाव होना बहुत जरूरी होता है। और वही बच्चा जो है हर एक सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे ये जो वर्क फोर्स है नौकरी का, इसमें भी इस तरह के बच्चे जाएं। तो ये सारी बातें उसमें बताने की कोशिश की गई थी। और ये भी उसमें ये बताया गया था कि कैसे इन शिक्षाओं को कैसे, और इन शिक्षाओं का कैसे असर की परीक्षा होगी। तो इसके विषय में भी एक बताने की और स्पष्ट करने की और व्याख्या करने की एक कोशिश की गई थी। और फिर जिससे कि अपने देश में एकता का माहौल, और एकता बहुत जरूरी है। मैंने अभी भी बिखराव एक बहुत बड़ा इस देश के लिए और हमारी भारतीय एकता के लिए बहुत बड़ी समस्या और चुनौती के रूप में वो मौजूद है। इसलिए एकता, भारतीय जो है भारतीयता आधारित एकता और भारतीयता आधारित भाईचारा सद्भाव, इसकी नितांत आवश्यकता अभी भी है। और इसी के अभाव में लोग तरह तरह से अपनी एक नकली आइडेंटिटी कि हम बंगाली हैं, तो हम पंजाबी हैं, तो हम सिख हैं, तो हम हिंदू हैं, तो हम ठाकुर हैं, तो हम मुसलमान हैं, तो हम ईसाई हैं, हम मराठी हैं, हम तमिल हैं, हम उड़िया हैं, गुजराती हैं, मराठी, इस टाइप से एक नकली जो है पहचान पर ही लोग जो है उसको असली मान बैठे हैं, या उसी भ्रम में जो है भारतीय एकता का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बताने की कोशिश थी उसमें। तो इस संबंध में जो भारतीय जनता पार्टी और GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस और वाम दल के काफ़ी जो है उसके कार्यकर्ता नेता भारतीय वामता के दल के पदाधिकारी से जब बता रहे थे, तो इन सारी बातें जो कि अपने भारतीय समाज के लिए भी, देश की एकता के लिए भी और देश की भलाई के लिए, इन पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं थी। इस पर वो बोलते ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता आते हैं तो बस यही कहते हैं कि ये मुहिम बंद कर दें, 1 महीने के लिए बंद कर दें। और कुल मिलाकर उनके कहने का मतलब ये रहता है कि भाई हमको चुनाव वो जीतने दें और सत्ता वो हथियाने दें, कभी भी देश की चिंता नहीं, भारतीय एकता की बात नहीं, या यह भी नहीं कि भाई कि भारतीय अवाम ताकत दल या मैं कुछ गलत कह रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। और इस संबंध में तो भारतीय अवाम ताकत दल ने कई बार ये संकेत भी दिया है, चुनौती भी दिया है कि ये जो विचार हैं देश के लिए, भारतीय एकता के लिए, भारतीयता के लिए, इस पर ये जितने भी ये दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के, वाम दल के या किसी के भी हो, वो बिल्कुल एक लाइव टेलीकास्ट के रूप में वो खुलेआम बस वो कर सकते हैं और जितनी लंबी बहस वो करना चाहे उतनी लंबी वो कर सकते हैं। और जहाँ तक भारतीय अवाम ताकत दल का प्रश्न है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, ये कई बार संकेत वो दिया गया था। लेकिन जो ये मुहिम चल रही है और लगभग करीब 1.25-2 साल के आसपास ये हो रहा है, कई बार बोला गया है, ये इनका नैतिक साहस नहीं होता है कि आखिर ये भारतीयता का विरोध वो कैसे करें, भारतीय एकता के खिलाफ ये सामना उसका कैसे करें। जो ये भारतीय अवाम ताकत दल देश में भारतीयता का माहौल लाना चाहती है और या उसकी कोशिश जो है, या उसकी मुहिम या उसका अभियान या उसका मूवमेंट का सामना कैसे करें, कैसे उसको सामना कैसे करें, इसका एक नैतिक जो है ताकत, नैतिक बल, नैतिकता लगभग ये सब सारे दल वो खो चुके हैं। इसीलिए वो सामना करने से बचने की कोशिश में ही जो है वो इस साजिश का सहारा लेते हैं कि बस शुरू में तो बहुत धमका रहे थे कि हमको जानते नहीं हो और हम जो उठवा लेंगे और वो हाल करेंगे, बहुत धमकियां। तो धमकियों से ये पूरे हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन ये जान लें कि इनका असली चरित्र क्या है। भले ये कहते हैं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हैं, लेकिन जिस तरह का उनका व्यवहार, जिस तरह की भाषा है, वो एक गुंडों की जो है, गुंडों और मवालियों की, माफियाओं की, और वैसा वो हैं भी। उसी प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी एक मुखौटा लगाई हुई है राष्ट्रवाद का, लेकिन जिस तरह के उसके कार्यकर्ता की बोलते हैं तरह से, वो जो गुंडा मवाली होते हैं, माफिया होते हैं, तो वही भाषा, और वो वही भाषा भी बोलते हैं और तरह तरह की बातें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यानी इस मुल्क से संबंधित और इस देश से मुतल्लिक जो है कोई भी बात नहीं। भारतीय समाज कैसे मजबूत रहे, कैसे सभी आस्था के अनुसरण करने वाले एक साथ रहें, सुकून से रहें, मिल के रहें, एक ताकत बना के रहें, देश को एक ताकत बनाए, इस पर वो जरा भी वो बोलने को तैयार नहीं है। बस ये बस भारतीय जनता दल उनके सत्ता हथियाने के रास्ते में बाधक न बने, बस यही या तो धमकी से, या तो जो है माने उनके किसी वो छल बल से। सवाल इस बात का है
भारतीय जनता दल पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि ये कभी भी अपने अस्तित्व को से नहीं घबराता है। भारतीय जनता दल कभी अपने अस्तित्व को लेकर के चिंतित नहीं है। इसका अस्तित्व रहे या न रहे ये महत्व नहीं है। देश कैसे मजबूत हो इसकी चिंता है। और धीरे धीरे यह तथ्य जो है स्थापित होने लगा है कि देश के अस्तित्व को कायम रखने के लिए भारतवर्ष राष्ट्र के रूप में काम रखने के लिए ये जो शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के वेश में, जैसे भारतीय जनता पार्टी और जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस जीएनपीसी वाम दल और फिर जो है छोटे डिनोमिनेशन की शक्तियां जो है जो इन्हीं से निकली हैं या इन्हीं के अवतार हैं। जैसे इन्हीं से निकलने, जैसे कि जेएनपीसी से निकली हुई कौन पार्टी है? टीएमसी है। जेएनपीसी से ही निकली आपकी एनसीपी है। जेएनपीसी के द्वारा पैदा की गई या खड़ी की गई पार्टी कौन है? आपकी शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली। जेएनपीसी का एक दूसरा अवतार ये केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो ये तो छोटे डिनोमिनेशन की या छोट भैया कह लीजिए या रीजनल जो है वो रीजनल सेटअप जो है या क्षेत्र, ये सभी दल जो है यानी कितनी खतरनाक है जो इस मुल्क के लिए। तो इनका मैंने इनका वजूद जो है इस मुल्क के लिए खतरा है। ये समझ लीजिए आप। इस तरह की मान्यता जो भारतीय जनता दल की है कि भाई कि इन सारी शक्तियों का वजूद जो है मुल्क के वजूद के लिए खतरा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये आशंका वो भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी उस पुस्तक में किया है जो उसने जो उन्होंने जो उनकी लिखी हुई किताब थी कि मैं नास्तिक क्यों बना, या अंग्रेजी में था कि व्हाई आई एम एथेइस्ट। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जो है फांसी पर चढ़ करके या फांसी के फंदे को चूम करके कुर्बानी दे करके जो बाहर से आए हुए जो सफेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन इसी देश के जो काले अंग्रेज जो है जो कि उनसे अधिक खतरनाक हैं, जब तक उनका भी सफाया नहीं किया जाएगा, जो कि इस देश को यानी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर हर वक्त जो है वो बांटने की कोशिश करते हैं। और आज वो बांट करके वो राजनीति कर रहे हैं, जबकि इस देश में संस्थाएं सभी हैं, न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, और भी है, सीबीआई है, वो सब कुछ है। लेकिन इन संस्थाओं का इन समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतों पर जरा असर नहीं है। कहने को तो न्यायपालिका भी है, चुनाव आयोग भी है, सब कुछ है, लेकिन इन समाज विरोधी ताकतों और देश विरोधी ताकतों पर बिल्कुल असर नहीं है। इसलिए कि ये जिस तरह की इनके उपाय करते हैं, सामने यदि बस मंच से बोलना हुआ तो वो अच्छी बातें बोल देंगे, वो बोले में कुछ नहीं है। और कभी कभी तो गंदी भी बात बोलते हैं और वो जो गंदी बात बोलते हैं तो वो उनके
मन में जो जो दबी हुई बातें हैं वो सामने निकल के आ जाती हैं। तो ये है कि ये जो मैंने यानी भारत विरोधी जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के बेस में हैं, इस तरह की आशंका, इस तरह का नजरिया हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने था बताया कि ये जो इस देश के जो काले अंग्रेज हैं, उन सफ़ेद अंग्रेजों के शिष्य कह लीजिए, उनकी औलाद कह लीजिए, उनकी ब्रीड कह लीजिए, उनकी क्लास कह लीजिए, लेकिन उनसे ज़्यादा खतरनाक है। तो इनका भी यानी समूल समाप्ति जो है इस मुल्क के वजूद के लिए ज़रूरी है। इसीलिए भारतीय जनता दल कह रहा है, देखिए कुछ लोग मुहावरा बोलते हैं कि भाई मुहावरा और उपहास के रूप में जरा मैंने किस तरह की मानसिकता काम करती है अपने भारतीय समाज में कि सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। ये कहने का क्या मतलब है? इस तरह की मानसिकता अक्सर जो है लोकोत्तर के रूप में आप जो है बातचीत में सुनते होंगे। वो ये कहते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि इस देश में भगत सिंह पैदा हों, लेकिन मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। क्या मतलब कि फांसी पर जो है वो लटकने के लिए उनके फांसी पर लटकने के लिए उनके घर का सदस्य न हो, किसी और के घर का वो सदस्य हो। भारतीय जनता दल का ये कहना है कि किसी को फांसी पर नहीं लटकना है, किसी को अपनी जान नहीं देनी है। इस तरह की व्यवस्था है कि बगैर फांसी पर लटके हुए, बगैर जान दे हुए, बगैर अपने शारीरिक जो है कुर्बानी दिए हुए उन्हीं अमर शहीदों का, उन्हीं राष्ट्रभक्तों का, देशभक्तों का के आदेश का पालन हो सकता है। आप जो है मन में ठानिए इस बैलेट बॉक्स पर जो है उनको जो चोट दीजिए। और जैसा कि बताया गया कि इन देश विरोधी और इन राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी ताकतों पर जो है इन सारी संस्थाओं का, न्यायपालिका का, चुनाव आयोग का, इस तरह से या सरकार का कोई असर नहीं है। उनको जो है सिर्फ एक ही चोट असर करती है, वोट की चोट, जो कि हम सभी या आप सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों के हाथ में जो हथियार है मताधिकार का, उसी से चोट करेंगे तब इनको चोट लगती है, महसूस होती है, और बहुत गहरी चोट इनको मालूम होती है। तो इसीलिए उस चोट का इस्तेमाल करने के लिए पहले तो आप एक होइए। अपने असली जो इस देश में जो हमारे महापुरुषों ने बताया हुआ है, संविधान ने जो आदेश दिया हुआ है कि हम हिंदू या मुसलमान नहीं हैं, हम क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं हैं, हम जो है वो पंजाबी, सिख, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, बंगाली नहीं हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं। ये पहले तो ये एहसास, और फिर इसी के आधार पर सब कुछ, एकता, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी वो सहयोग, तो सब कुछ जो है भारतीय आधारित, और फिर देशभक्ति भी, राष्ट्रभक्ति भी, अवाम परस्ती भी, अपनी जनता से मोहब्बत भी। तो अपनी जनता से मोहब्बत मतलब कि ये अपने ही जो है भारतीय भाई बहन हैं। कोई भी दफ्तरों में हो या कहीं भी हो, हमेशा जो है मन में ये होना चाहिए कि भाई ये सब के सब पूरे देश के लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। इस तरह का जज्बा भी होने की आवश्यकता है। और जितनी ये शक्तियां हैं राजनीतिक दलों के बेस में, भारतीय जनता पार्टी,
गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस, जिसको कि आप लोग भ्रम से, भूल से या गलती से कांग्रेस कर रहे हैं, ये वाम दल वाले, ये भारतीय एकता के शत्रु हैं। और एक विचित्र बात और, ये मंच से जरूर, मंचों से, भाषणों में जरूर बोल देंगे कि नहीं हम तो एकता के लिए हैं। इनके भाषणों पर, इनके लुभावने बातों पर बिल्कुल नहीं जाना है। ये जेएनपीसी सत्ता हथियाने के लिए ये कुछ भी कर सकती है, देश को बांट सकती है, और देश को इसने बांट ही दिया। देश को बांट करके पाकिस्तान वो बनवा दिया। और उस पाकिस्तान का कोई मतलब भी नहीं रहा। तर्क और मतलब जो है, और उसके दुष्परिणाम का सभी को अंदाजा था कि यदि ये तर्क दिया जाए भाई कि आबादी के अनुसार जो है वो देश बटे, तो निश्चित है कि आबादी का जब भी उसमें हस्तांतरण होगा, मारकाट होगी, ये सबको मालूम था। लेकिन सत्ता की हवस उस जो गद्दार था नेहरू, इतनी तगड़ी थी और इतना हावी था उसके मंसूबों पर। जो गद्दार था जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू की जो सत्ता हथियाने की जो हवस थी, वो उसके मंसूबों पर इतना हावी थी कि जो है देश को बांटना, और उसमें जो ये मोहनदास करमचंद गांधी था, ये भी शामिल था। इसी ने जो है जैसा कि बताया गया है कि सन 1946 में जब एक अंतरिम कैबिनेट बनने की बात थी, तो ये था कि भाई जो उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, वही जो है अंतरिम कैबिनेट, मतलब कि जो अंग्रेज जाने वाले थे और सत्ता सौंपने वाले थे, तो अंग्रेजी शासन के रहते वो किसको सत्ता सौंपेंगे। तो एक अंतरिम जो है मंत्रिमंडल या इंटरिम कैबिनेट की बात चली थी, और उस अंतरिम मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री कौन होता? जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष होता। कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जब जो है वो चुनाव की बात आई, और कांग्रेस के संविधान के अनुसार उसको जो है प्रांतीय इकाइयां प्रस्तावित करेंगी, और 15 में से 12 ने प्रस्तावित किया था पटेल के पक्ष में, 2 ने साथ किया था वो कृपलानी के पक्ष में, और एक पता नहीं किसी और के पक्ष में। ये यानी कांग्रेस में कोई भी जो है वो नेहरू के पक्ष में नहीं था। लेकिन ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, यानी सरदार पटेल से भी इस्तीफा लिया, और ये जब भी कृपलानी से भी इस्तीफा लेकर के उस नेहरू को आगे किया, ताकि वो प्रधानमंत्री बन जाए, सत्ता उसको मिले। हाँ, वो उसको मिले, इसलिए इसने सबसे इस्तीफा लिया, ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। इस साजिश को और ये जो साजिश कर रहा था, जो साजिश कर रहा था, सिर्फ सत्ता जो है दिलाने के लिए इसको, नेहरू को, तो माने अब सभी लोग वो नतमस्तक हो जाएं, ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है। प्रधानमंत्री पद के लिए जिन्ना साहब ने भी अपना दावा ठोक दिया, तभी से इन सबों की खुंदक उनके खिलाफ आ गई। अब जो है, अब उनको शांत करने के लिए एक इस देश का टुकड़ा काट करके पाकिस्तान बनवा करके उनको देने की भी साजिश
वो चलने लगी। भारत को पहले से ही जो है 562 रियासतों में बांट चुके थे ये अंग्रेज जो है उनको। मैंने 562 जो राजों की और रजवाड़ों की, नवाबों की जो रियासतें थी, उनको अंग्रेज जो है वो स्वतंत्र जो है आज़ाद करके गए थे कि आप चाहें तो स्वतंत्र रहें, आप चाहें तो भारत में मिलें, आप चाहें तो पाकिस्तान में मिलें, यानी बिल्कुल आज़ाद करके गए थे। तो उन 562 राजे, रजवाड़ों और नवाबों की रियासत को सरदार पटेल ने अपने कूटनीति से भारत में मिलाया। और इसीलिए तो पूरी कांग्रेस जो है सरदार पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। जिन्ना ने भी कहा था कि यदि पटेल प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। जिन्ना साहब इसलिए खड़े हो गए कि ये सबसे निकम्मा और यहाँ तक कि देश का दुश्मन ये नेहरू जो है, नेहरू को ये बिठा रहा था गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर साजिश करके, जिसके पक्ष में कोई कांग्रेस में कोई था ही नहीं। और 562 रियासतों को जब इकट्ठा करना हुआ तो हमारे सरदार पटेल ने ही जो है उसको माने भारत में उसको मिलाया अपनी कूटनीतिक काबिलियत के आधार पर के बूते। तो इसी को देखते हुए जो है पूरी कांग्रेस इस पक्ष में थी कि उस अंतरिम मंत्रिमंडल का वो जो है वो प्रधानमंत्री जो है सरदार पटेल ही बने। लेकिन ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी है, पटेल से इस्तीफा लिया उसने और उस नेहरू को आगे किया प्रधानमंत्री बनने के लिए, जिसके पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था। ये गद्दारी जो है मोहनदास करमचंद गांधी की वो देश जाने। इसीलिए इसी के एवज में इन जेएनपीसी वालों ने उसको महात्मा बनवाया। तमाम जो है हमारी नोटों पर वो फोटो चिपकाए और हर जगह गांधी 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 गांधी। विदेशों में भी तमाम मूर्तियां बनी हुई। लेकिन कितना गद्दार है ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना पड़ेगा। कौन? मोहनदास करमचंद गांधी। और उसके और भी वो गद्दारियां हैं। लेकिन इस गद्दार जो जवाहरलाल नेहरू को जिस जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में एक भी कांग्रेसी नहीं था, उसको जो है उसके हाथ में सत्ता दिलाने की साजिश जो है ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने किया और देश के साथ धोखा भी किया और बहुत झूठ भी बोलता रहा। इसने ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो झूठ भी बोलता रहा। देश को हमेशा धोखे में रखा, कहा कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और उधर कांग्रेस को दबाव में लेकर के यानी देश विभाजन का प्रस्ताव भी पास करवाया। देखिए ये धोखेबाजी जो है उसकी मोहनदास करमचंद गांधी की, कि एक और देश ये कह रहा है कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, और दूसरी ओर वह कांग्रेस को दबाव में लेकर के देश विभाजन का प्रस्ताव भी पास करवाया कांग्रेस के द्वारा। तो और वही और ये वही जो है मोहनदास करमचंद गांधी है जो कि नेहरू के कहने पर वो लॉर्ड इरविन से को सलाह दे आया, जबकि पूरा देश 1931 की बात हो रही है। तो 1931 में जब ये इन तीनों अमर शहीदों को, माने शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद सुखदेव और अमर शहीद राजगुरु
कि फांसी रोकवाने के लिए पूरा देश जो है में काफ़ी उबाल आ गया था कि भाई कि और ये इसको बोला गया था मोहनदास करमचंद गांधी को कि भाई जाकर के तुम्हारी बात मानी जाती है, तुम्हारी बात सुनी जाती है और तुम बात करते रहते हो, तो जाकर के जो है फांसी मतलब इन तीनों अमर शहीदों की फांसी रुकवाने के लिए जाकर के निवेदन करो। एक तो कई दिन तक ये बहाने मारता रहा और कई कुतर्क देता रहा कि भाई भगत सिंह की चिंता देश न करे और भगत सिंह के बाद कई और भगत सिंह पैदा होंगे। इस तरह के कई जो है उसने कुतर्क दिया, यानी वो न जाने के लिए। तो फिर जब ये दबाव बढ़ा और यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी रोष जब होने लगा, तब वो गया मिलने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन से और जाकर के यही बोला कि भाई ये लोग तो जनता में बहुत लोकप्रिय हैं और जनता इनको बहुत चाहती है, इनको कुछ हुआ तो बहुत बड़ा बवाल, बहुत बड़ी अशांति और बहुत बड़ा एक अनरेस्ट, विप्लव या अपहीवल पैदा हो जाएगा जिसको कि आप संभाल नहीं पाएंगे, काबू नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप जो है शाम को ही 12 घंटे पहले ही फांसी लगा दीजिए। मतलब ये उन अमर शहीदों को जिसको देश भेज रहा था और देश अपेक्षा भी कर रहा था कि जाकर के ये फांसी रुकवाएगा, वह जो है उन अमर शहीदों को मारने के लिए, और वो भी 12 घंटे पहले मारने के लिए वो बोला है। इसमें ये गद्दारी है मोहनदास करमचंद गांधी की और इसकी यानी और भी गद्दारियां हैं मोहनदास करमचंद गांधी की। जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं जो कि दुनिया में कोई भी घटना होती है वो बवाल यहीं पर करते हैं। चाहे वो फ्रांस की घटना हो, चाहे वो घटना जो है सऊदी अरब में होती हो, चाहे वो अफगानिस्तान में होती हो, लेकिन आंदोलन आकर के यहीं पर वो चलाते हैं। तो 1919 के आसपास जो है वो कोई खलीफा थे टर्की के और उसको अंग्रेजों ने उनको अपदस्थ कर दिया था, यानी सत्ता से उनको हटा दिया था। तो उनके लिए जो है ये कट्टरवादी जो तत्व थे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, वो एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे और वो जो कट्टरवादी तत्व थे उनकी सांठगांठ इन्हीं जेएनपीसी वालों से थी। उनका किसी भी वो राष्ट्र से मतलब था ही नहीं। जान लीजिए कि जो कट्टरवादी, अतिवादी, उपद्रवी जो तत्व हैं, चाहे वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, चाहे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के हों, कट्टरवादी तत्व जो है वह जीएनपीसी के ही एजेंट होते हैं और उन्हीं के द्वारा नियुक्त होते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है इस्तेमाल भी किए जाते हैं। ये तथ्य जो है पूरे देश को जानना चाहिए। तो 1919 में, जरा इसको समझिए, 1919 में वही जो है घटना कहाँ की थी, भारत के बाहर, वो टर्की की बात को लेकर के भारत में आंदोलन वो चला रहे थे, जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व। तो उन कट्टरवादी तत्वों के द्वारा चलाए गए खिलाफत आंदोलन को यह गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने आजादी का आंदोलन का नाम इसने दे दिया। ये उस किस्म का गद्दार है।
अब सवाल है कि ये बात जो है भारतीय जनता दल ने कई एपिसोडों में बताया हुआ है कि ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने उन कट्टरवादियों के खिलाफत आंदोलन को इसने जो है आज़ादी की जंग का आंदोलन का नाम इसने दिया। इन सारी बातों पर भारतीय जनता पार्टी जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, राष्ट्रवाद के नाम पर ही जो है वोट बटोरती है और उसी राष्ट्रवाद के नाम पर जो है वो और वही राष्ट्रवाद जो है जब भी ये संसदीय चुनाव होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और भी चुनाव में इसका मुख्य चुनावी मुद्दा रहता है। और इस तरह का वो हवा भी वो फैलाई हुई है कि भाई ये जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनमें सबसे अधिक ये राष्ट्रवादी है और काफ़ी उसके कार्यकर्ता, समर्थक और जमीन से जुड़े हुए नेतृत्व वो इसी झांसे में फंसे हुए हैं कि ये भाई ये सबसे अधिक राष्ट्रवादी है। लेकिन उसके राष्ट्रवाद की असलियत ये है कि गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी को ये अपना नेता मानती है, जो देश का गद्दार है, घोर गद्दार। मैंने अपने भारतवर्ष का घोर गद्दार जवाहरलाल नेहरू को ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जो है वो नेता मानते हैं। तो ये इसके राष्ट्रवाद की असलियत है। और बात यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की राजनीतिक उपज है, आरएसएस जिसे कहते हैं, आरएसएस के विषय में भारतीय जनता दल ने बताया हुआ, उसको और भी विस्तार से बताने की आवश्यकता है कि इस आरएसएस का जीएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज से एक आंतरिक या अंदर खाने गठजोड़ है और ये कई लोगों को पता भी नहीं है। और वो गठजोड़ जो है बड़ा सातरियाना ढंग से है। सातरियाना जो है वो इस बात को लेकर के है कि जब भी ये संकट में होती है और इसकी और जब भी इसके कुछ अस्तित्व को खतरा होता है जीएनपीसी के, तो तुरंत उसको बचाने के लिए बड़ी सफाई से यह आरएसएस जो है वो चली जाती है। और खास करके 60-70 सालों तक इसको सत्ता में जो 60-70 सालों तक जो इसको सत्ता नसीब हुई जीएनपीसी को, इस देश की जो सत्ता में जो सत्ता नसीब हुई थी, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है इसी आरएसएस की थी। ये एक हवा और झूठ फैलाया हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र झूठ मूठ का, यह भारतीय जनता दल ने कई बार बताया भी है। और ये एक अकाट सत्य है कि हमारा ये देश भारतवर्ष न तो हिंदू राष्ट्र है और न तो कभी भी भविष्य में यह हिंदू राष्ट्र बन सकता है। और कुछ अतिवादी और खुराफाती दिमाग के वो यह भी जान लें कि ये कभी न वो इस्लामिक स्टेट था और न कभी ये इस्लामिक स्टेट जो है बन सकता है। वो कैसे भी वो कुछ कहते हैं कि हम अपनी आबादी बढ़ा देंगे, वो कर देंगे, वो सब भूल जाएं। वो इसके पहले जो है भारतीय जनता दल जो है ऐसे तत्वों का इलाज वो कर देगा। तो कहने का मतलब यह है कि न तो ये हिंदू राष्ट्र है और न तो ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है कभी भी और किसी भी कल्पना के अनुसार। और वैसे ही जो है किसी भी कल्पना के अनुसार न तो ये इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है। लेकिन फिर भी ये भागवत जो है, भागवत जैसे लोग बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है
जबकि 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 यथार्थ क्या है कि हमारा देश भारत के संविधान से चलता है। सारी संस्थाएं उसके द्वारा संचालित हैं, भारत के संविधान के द्वारा संचालित हैं, निर्देशित हैं, नियंत्रित हैं और उसके द्वारा आदेशित हैं। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ये जो है कंडक्टेड हैं, मैंडेटेड हैं, कंट्रोल्ड हैं और मैंडेटेड है, मतलब जो भी है। तो इसलिए हमारा ये देश सिर्फ भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है। अब आप सभी को जो पासपोर्ट मिलता होगा तो वो लिखा रहता है भारत गणराज्य। और ये बात कई बार इन बीजेपी वालों के आगे पूछा भी गया था कि भाई कि आपके लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और कभी भी जरा इसे कह दीजिए, या अमित शाह है इनके या मोदी जी हैं, जरा हिंदू राष्ट्र के रूप में वो शपथ तो ले लें। इनके पसीने छूट जाएंगे। और एक बार सवाल भी किया गया था कि भाई आपके नेता लोग या आप कभी, या आपके मोदी जी ने कभी हिंदू राष्ट्र की बात कही थी, तो कहा भाई हिंदू राष्ट्र, उनका जवाब यह था कि हिंदू राष्ट्र बोला गया था, लेकिन हमारा देश संविधान से चलता है। ऐसे मैंने जो उलूल तर्क दे करके वो पतली गली से निकल गए ये हमारे गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी। तो निश्चित रूप से जो है, तो यह उस मोहन भागवत से कोई नहीं पूछता है कि हमारा देश जब ये संविधान से चलता है तो वो क्यों जो है वो बोला करता है कि हिंदू राष्ट्र है। तो एक घटिया किस्म का वो जो है यानी कुतर किया उसके लोग देते हैं कि हम तो जितने भी लोग हैं इस देश के सबको हिंदू मानते हैं। बताइए ये भी कोई तर्क है? तो क्या इस तरह का कुतर्क देने में जो और भी तत्व कमजोर हैं वो नहीं बोल देंगे कि हम तो भाई जितने भी इस देश में रहने वाले हैं सबको मुस्लिम मानते हैं। चलिए, एक और भी कह सकता है कि भाई कि जितने भी भारत के लोग हैं हम सभी को ईसाई मानते हैं। एक और भी कह सकता है कि जितने लोग हैं सबको हम जब सिख मानते हैं। तो इस तरह की घटिया बातें जो है वो आरएसएस ही वो कर सकता है। लेकिन उसका असर यह हुआ, और खास करके ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो झूठ अफवाह के सबसे पहले और सबसे अधिक वो शिकार भी होते हैं। तो ये आरएसएस के द्वारा मैंने बोली गई बात कि यह हिंदू राष्ट्र है, तो अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन समाज में एक भ्रम या दहशत कि भाई ये आरएसएस कोई मामूली और कोई छोटा मोटा या सड़क का संगठन तो है नहीं, एक बड़ा संगठन है। और यदि वो हिंदू राष्ट्र की बात कहता है तो एक भ्रम की बात। और उस समाज में भी कुछ कट्टरवादी, कुछ मूल्य कटमूल्य हैं, तो बस इसकी बात को लेकर के इस्लाम खतरे में हो जाएगा, फलाने हटेकाने हैं। इस पूरे माहौल का इस जेएनपीसी ने बहुत अच्छे से दोहन किया, और ये पूरा एक डर बैठा दिया कि हाँ, ये आरएसएस वाले और आरएसएस जो पैदा हुई है जनसंघ या बीजेपी, ये माने हमारा देश यदि हिंदू राष्ट्र नहीं है तो ये हिंदू राष्ट्र जो बना देंगे। इसलिए तुम लोग जो है मेरी झोली में आके गिरो, मेरा वोट बैंक बनो, हमको वोट दो, नहीं तो ये हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे, आपका इस्लाम भी खतरे में पड़ जाएगा, और आपको पाकिस्तान भी वो भगा देंगे। तो हम तो तरह की बात है, इस तरह की बात जो है बराबर एक डर से
और जैसा कि एक किसी उसमें बोला गया था एपिसोड में कि कुछ ही साल पहले मैंने हमारे इस्लाम आस्था में यानी 6 साल पहले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कोई और मुद्दा था ही नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा था कि बीजेपी को हराना है। यही कारण था। इसके पीछे कौन है? आरएसएस का वो बोलना कि पूरी जो हमारे देश के आबादी कर लीजिए चाहे मतदाता कर लीजिए, 1/5वां हिस्सा वो कह रहा है कि हमको एक पार्टी को हराना है और हमारा एक ही मुद्दा है। और इसलिए तमाम होड़ लगती थी, और खास करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जीएनपीसी, कहीं अब जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, केरल हुआ कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, हम बीजेपी को हरा सकते हैं। ये मुद्दा चलता था, ये हमारे लोकतंत्र में। तो और भी तमाम इस तरह से घटनाएं हैं, इंस्टांसेस हैं जो कि चीख और चिल्ला करके इस तथ्य को स्थापित करते हैं कि इस आरएसएस का और जीएनपीसी का आंतरिक वो गठजोड़ है। और एक और विशेषता है इसे वो गठजोड़ की कि इसमें एक जो है वो अपशब्द कहेगा, तमाम आरोप लगाएगा, कभी कभी गाली भी देगा, दूसरा जो है उसका जवाब नहीं देगा, उसका प्रतिकार नहीं करेगा। जैसे देश के लिए खतरा जीएनपीसी है, देश को बांटने वाली जीएनपीसी है, लेकिन ये उल्टे जो है आरोप लगाती है इसके ऊपर, आरएसएस के ऊपर, कि भाई ये देश को बांटने वाली है, या उसकी जो राजनीतिक उपज है भारतीय जनता पार्टी वो देश को बांटने वाली है। तो ये सब बस ये चुप रहती है ताकि वो जो आरोप लगा रहे हैं उसको देश सही समझे कि भाई हाँ भाई देश को बांटने वाले आरएसएस है, जीएनपीसी नहीं है। तो यह भी एक विचित्र किस्म का गठजोड़ है आंतरिक, जो आरएसएस का जीएनपीसी का। तो वो आरएसएस जो है जरा देश ही जाने, इस घोर भारत का घोर ऐतिहासिक गद्दार जवाहरलाल नेहरू से सर्टिफिकेट लेती है आरएसएस देशभक्ति का, और बराबर इसके आरएसएस के प्रवक्ता वो मिलते रहते हैं, माने बोलते रहते हैं टीवी चैनलों पर कि नेहरू हमारी शाखा में आया करते थे। वो लिख के गए हैं कि भाई ये आरएसएस जो है एक देशभक्त संगठन है। नेहरू ने हमको 26 जनवरी की परेड में बुलाया था। कहने का मतलब यह है कि यह आरएसएस उस भारत के सबसे बड़े अभिशाप, सबसे बड़े गद्दार से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेती है आरएसएस। तो समझ जाइए कि इसकी आरएसएस की देशभक्ति की असलियत क्या है, और उसी के राजनीतिक उपज है कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो उसके राष्ट्रवाद की भी असलियत क्या है, और उसके राष्ट्रवाद की असलियत देश ने देख भी लिया है कि इन्हीं देश विरोधी ताकतों को इनकी रक्षा करना, इनको पालना, इनके आगे घुटने टेकना, और जीएनपीसी के सभी पापों को, गद्दारी के भी पाप को, और जो उसने लूटा है इस देश को उस पाप को भी, और उसके लूटे हुए काला धन को भी की भी रक्षा करना। ये इनका राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों का, मोदी जी का। तो और वोट बटोरेंगे ध्रुवीकरण के द्वारा कि हिंदू लोग इसको वोट दें, हिंदुओं की रक्षा के लिए। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म के हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और बीजेपी के लोग, मोदी जी। और उससे कई गुना ये खतरनाक है ये आपकी जीएनपीसी, और जीएनपीसी से ही निकली है ये ममता बनर्जी, उसकी पार्टी टीएमसी। तो कहने का मतलब कि ये सब के सब जो है इस मुल्क के वजूद के लिए खतरा है। इसलिए भारतीय जनता का दल
बराबर ये निवेदन करता है कि न तो किसी को फांसी पर वो लटकना है, न तो भगत सिंह की तरह जो है वो जान देना है, अशफाक उल्लाह जी की तरह जान देना है। मताधिकार आपके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार है। उस हथियार से इन देश विरोधी ताकतों का नाश करिए, नोटा दबाइए। और आज से शुरुआत है जो है वो यानी वोटिंग का, मत देने का। सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन, जो है वो पश्चिम बंगाल के जो चूंकि ये चुनाव जो है अभी शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल, तो सभी जो है हमारे पश्चिम बंगाल कहे जाने वाले अपनी मातृभूमि के भूखंड में रहने वाले भारतीय भाई बहन बिल्कुल भारतीयता के जज्बे के अनुसार एक होकर के अपने को सिर्फ भारतीय मानते हुए सभी भारतीय भाई बहन मतदातागण इन शक्तियों से स्वयं को, अपने को और इस मुल्क को निजात दिलाने के लिए सिर्फ नोटा का ही वो इस्तेमाल करें। अच्छा, नोटा के संबंध में कुछ सूचनाएं और भी मिली हैं कि वो अजीत अंजुम कोई है जो कि चमचा है जेएनपीसी का। जब भी कोई नोटा की बात करता है तो वो जो है वो दबा देता है। जी हिंदुस्तान का पत्रकार के सामने जो है किसी ने बात की नोटा की, तब वो दबा दिया गया। ये जो न्यूज़ 18 इंडिया का जो प्रतीक त्रिवेदी है, ये अक्सर वो चलाता रहता है भैया जी कहीं। तो उसमें किसी ने कहा कि ये कांग्रेस जो है जो वो अंग्रेजी सरकार की, किसी ने कहा कि ये कांग्रेस जो है इसने आज़ादी की जंग का इसने दम जरूर बड़ा नाटक जरूर किया, लेकिन ये अंग्रेजी सरकार की मुखबिर और दलाल थी। उसको उसको जो है बर्दाश्त हुआ ही नहीं, बाहर कर दिया। तो अच्छा एक बात छूट गई है ये बताना जरूरी है। तो कल के एपिसोड में इतने जो अभी बताया गया, इतने अच्छी बातें, यानी अपने आवाम की भलाई के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, हमारा देश कैसे मजबूत रहे, महफूज रहे, वो तमाम बातें जो बोली गई हैं, इस पर भारतीय जनता पार्टी वालों का, एनपीसी का और वाम दलों की यानी कोई वो प्रतिक्रिया नहीं। वाम दल वाले कह रहे थे कि वो जो है यदि वो शेख आलम शेख ने यदि ये बोल ही दिया कि भाई इस देश के अंदर में पाकिस्तान बनेगा तो क्या हो गया, वो पाकिस्तान तो बना नहीं। इस संबंध में वही जो किशोर अजवानी ने बोला था कि भाई यदि किसी ने कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है। इस संबंध में भारतीय उपताकत दल ने कई बार, दसों बार बोला था कि भाई वो गद्दार किशोर अजवानी जरा आप बताइए कि कोई सिरफिरा किस्म का आदमी यदि आपके माँ बहन की गाली देने लगे, जबकि आपकी माँ बहन को कुछ करता भी नहीं है सिर्फ शब्दों से, तब भी आपको गुस्सा आएगा, आपको क्रोध आएगा, आपका मन उबलेगा। तो